हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस का सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको विटामिन B12 B2 पे देखने के लिए मिलेगा। विटामिन B12 B2 या जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले हमने आपको विटामिन B1 पर करवाया है और आज जो है वो हमारा सीक्वेंस वाइज ये विटामिन चल रहा है। तो इस विटामिन के अंतर्गत आज जो हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, वो आपके विटामिन B2 के बारे में करेंगे। विटामिन B1 का सबसे पहली बात, तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो आपका राइबोफ्लेविन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्न में से किस विटामिन को एलो विटामिन, कैसा विटामिन आपका एलो विटामिन, लैक्टोफ्लेविन और विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे एलो विटामिन, लैक्टोफ्लेविन, विटामिन जी के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है या विटामिन सी है? तो जो विटामिन B2 है इसे आपका एलो विटामिन, लैक्टोफ्लेविन विटामिन या विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस विटामिन की खोज की अगर बात करें तो विटामिन बी जो है, इसकी खोज कुहन नामक व्यक्ति ने की थी। कुहन नामक वैज्ञानिक ने इस विटामिन की जो है वो खोज की थी। और यह कैसा विटामिन है, तो यह आपका जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका जो है वो जल में घुलनशील विटामिन। तो यह जो है आपका विटामिन B2 आपका जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन B2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सा विटामिन राइबोज नामक पेंटोज सुगर तथा आइसो केंद्रक के मध्य भाग में स्थित होता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो किस सुगर में, तो राइबोज नामक पेंटोज सुगर तथा किसके मध्य में स्थित होता है, तो आइसो केंद्रक के मध्य भाग में स्थित होता है। वह विटामिन आपका विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन B2 है या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके पेंटोज सुगर और आइसो केंद्रक के मध्य में स्थित विटामिन होता है वह आपका विटामिन B2 है। कौन सा विटामिन, तो वह विटामिन आपका B2 कहलाता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जानते हैं। दृष्टि से संबंधित जितने भी रोग आपको, जितनी भी डिजीज आपको देखने के लिए मिलती है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से आपका ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, ये दो रोग आपके देखने के लिए मिलते हैं। और विटामिन डी का कार्य जो होता है वो हमारी बोन्स और हमारे जो टीथ होते हैं उसको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य आपका विटामिन डी करता है। बात अगर हम इसकी विटामिन B2 की करें तो विटामिन B2 का जो रासायनिक सूत्र है वो C17H20H4O6 होता है। क्या है? C17H20H4O6। इसमें कार्बन के 17 अणु, हाइड्रोजन के जो है आपके 20 अणु और फिर आपके इस प्रकार के जो अणु आपके देखने के लिए ऑक्सीजन के 6 अणु इसमें उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या उपस्थित होती है, तो राइबोज नामक शर्करा इसमें पाई जाती है। किस विटामिन में? विटामिन B2 है, इसमें राइबोज नाम की शर्करा आपकी उपस्थित होती है और इसी शर्करा की उपस्थिति के कारण इसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइबोफ्लेविन किस माध्यम में कमरे के तापक्रम पर नष्ट होने लगता है? इसमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम पर जो है वो कमरे के तापक्रम पर जो राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 आपका नष्ट होने लगता है? ए ऑप्शन अम्लीय माध्यम, बी ऑप्शन क्षारीय माध्यम, सी ऑप्शन उदासीन माध्यम, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो राइबोफ्लेविन जो है वो कमरे के आपके कैसा माध्यम? क्षारीय माध्यम। अगर कमरे का माध्यम कैसा है, तो क्षारीय माध्यम अगर है तो उस माध्यम में आपका यह विटामिन आपका नष्ट हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्षारीय माध्यम में यह नष्ट हो जाता है और अम्लीय माध्यम में यह स्थिर रहता है। अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, तो अम्लीय माध्यम में अगर यह विटामिन है तो एकदम स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये कैसा पदार्थ होता है, तो राइबोफ्लेविन जो है आपका, इसका जो है वो रवेदार गंध रहित रवेदार पदार्थ होता है, गंध रहित, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती। और कैसे फॉर्म में होता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में रवेदार पदार्थ के रूप में यह होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद जो है आपका कैसेला होता है। राइबोफ्लेविन के स्वाद की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो कसेला होता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस विटामिन को भूरे रंग की बोतल में संरक्षित किया जाता है? इसमें से कौन से ऐसे विटामिन है जिसे भूरे रंग की बोतल में संरक्षित किया जाता है? कैसी बोतल में संरक्षित किया जाता है, तो जो भूरे रंग की बोतल है उस बोतल में इसको संरक्षित किया जाता है। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, ठीक है। तो भूरे रंग की बोतल में निम्नलिखित से किस विटामिन को संरक्षित किया जाता है, तो जो है संरक्षित होने वाला विटामिन है वह विटामिन B2 है। कौन सा विटामिन है, तो यह जो है विटामिन B2 के अंतर्गत आता है। और इससे क्या है, सूर्य की विटामिन B2 जो है वो नष्ट किससे होता है, जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अगर इसके संपर्क में यह विटामिन आ जाता है तो यह जो है आपका नष्ट हो जाता है, ठीक है। यह विटामिन अगर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आ जाता है तो यह नष्ट होने लगता है। विटामिन B1 की बात करें तो इससे आपका सबसे जाना पहचाना रोग बेरी बेरी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे इसकी डिफिशियंसी से जो है वो बेरी बेरी नामक रोग जो है वो होगा आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन निम्न में से कौन सा है? क्या है, राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन, इसमें निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा साधन जो है वो निम्न में से कौन सा है? शुष्क बियर है, ईस्ट है, ए एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइबोफ्लेविन को प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा साधन है वह आपका क्या है? शुष्क बियर में भी इसकी अच्छी खासी मात्रा आपको देखने के लिए मिलती है, और जो ईस्ट होता है उस ईस्ट में भी इसकी मात्रा अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइबोफ्लेविन के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? राइबोफ्लेविन के कार्य जो है इसमें से कौन कौन से आपको देखने के लिए मिलते हैं? कोशिकाओं को स्वस्थ रखना, आंखों की रेटिना के उत्तम स्वास्थ्य में सहायक, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक, या उपरोक्त सभी। तो राइबोफ्लेविन के कार्यकी की बात यहाँ पर होती है, तो जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी आपका विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन जो है वो आपका सहायता प्रदान करता है। आंखों की जो रेटिना होती है उस रेटिना को स्वस्थ बनाए रखने में भी यह सहायता प्रदान करता है। जो उसकी झिल्ली होती है, जो उसकी लेयर्स होती है, उस लेयर्स में क्या है आपके उसको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी यह सहायता प्रदान करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कथन है विटामिन B2 की कमी से पेलाग्रा तथा पेलाग्रा साइन होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग आपको देखने के लिए मिलेगा? तो पेलाग्रा होता है। और इसके साथ साथ कौन सा और डिजीज होता है? तो कौन सा डिजीज होगा? पेलाग्रा साइन। पेलाग्रा और पेलाग्रा साइन डिजीज जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि इसके कुछ लक्षण पेलाग्रा के भी दिखते हैं परंतु पूर्ण रूप से सामने परिलक्षित नहीं होता।
लक्षण तो आपको पेलाग्रा के दिखेंगे, लेकिन जिस जिस तरह से पेलाग्रा रोग हो जाता है, रोग होने के कारण जो लक्षण है वो पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं, बट इसमें जो आपके पेलाग्रा के लक्षण दिखेंगे इस बीमारी के डिफिशियंसी से, बट जो है उसके लक्षण जो है वो पूरी तरह से सामने जो है वो परिलक्षित नहीं होते। ए ऑप्शन असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, बी ऑप्शन असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है, सी ऑप्शन असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है, और डी ऑप्शन रीजन सही परंतु असर्शन गलत है। तो असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही आंसर है। इसका असर्शन और रीजन क्या है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विटामिन की कमी से पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाते हैं? किसमें घाव हो जाते हैं? तो जो पुरुष का आपका अंडकोश, अंडकोश मतलब जहां से उनका जो है वो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, पुरुषों के अंडकोश में आपका कहां से घाव हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी से आपका ऐसा देखने के लिए मिलेगा? तो विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, या विटामिन B5 है। तो किस विटामिन की कमी से पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाते हैं? तो ये जो है उसके अंडकोश में घाव होने का लक्षण जो आपका विटामिन B2 है। कौन सा है? विटामिन B2 है, ठीक है। और जिसे जब ये पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाते हैं तो उसे एरिबोफ्लोविनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे एरिबोफ्लोविनोसिस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चिलोसिस नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? चिलोसिस नामक रोग जो है वो इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन जी, सी ऑप्शन विटामिन सी, और डी ऑप्शन आपका विटामिन B2। तो जो चिलोसिस नामक रोग है यह आपका विटामिन B2 की डिफिशियंसी से या विटामिन B2 की कमी से देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चिलोसिस रोग में होता क्या है? तो चिलोसिस रोग की बात अगर करें तो इस रोग में क्या होता है? तो इसमें जो होता है हमारे जो है वो क्या हो जाते हैं, तो जो होठ के किनारे किनारे होते हैं, जो साइड साइड से होते हैं चिलोसिस के, होठ के दोनों किनारे जो होते हैं वो फटने लगते हैं, तथा अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहती है तो उसमें से आपका रक्तस्राव भी होने लगता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कथित है थायमिन की भांति राइबोफ्लेविन शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। रीजन है यह शरीर के कोषों का भरण पोषण करता है। जिस प्रकार से थायमिन होता है, थायमिन की भांति जो आपका राइबोफ्लेविन होता है यह भी शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, यह क्या है? शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करेगा। यह शरीर के कोषों का भरण पोषण करता है। जब शरीर के कोष दैट मीन्स कोशिकाओं को फुल न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पूरी तरह से उनको डाइट मिलेगा, पूरी तरह से जितनी पोषक तत्व की आवश्यकता है उनकी ग्रोथ के लिए उतनी पोषक तत्व उनको अगर मिलेगा तो कोषों का जो है वो भरण पोषण अच्छी प्रकार से होगा। हमारी जो सेल्स है वो सेल्स डेवलप होंगी, हमारी जो कोशिकाएं है वो कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होंगी। तो इसका जो आंसर सही होगा असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। असर्शन सही एवं रीजन गलत है, रीजन सही एवं असर्शन गलत है, असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असर्शन एवं रीजन दोनों बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस रोग में होठों के मध्य भाग में घाव हो जाते हैं? इसमें से ऐसा कौन सा रोग है वो जिसमें जो हमारा लिप्स होता है इस लिप्स के मध्य भाग में घाव देखने के लिए मिलते हैं तथा बाद में पस आने लगता है जब यह घाव लंबे समय तक बने रहता है तो इसमें जो है वो क्या है? पस आने लगते हैं। ए ऑप्शन आपका ओडिमा है, बी ऑप्शन आपका एंगुलर है, ये ग है, एंगुलर ये या है, ये ग है और ये या है। एंगुलर स्टेमेटाइटिस है,
या थायराइड है या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस रोग में होठों के मध्य भाग में घाव हो जाते हैं? तो ओडिमा में हमने आपको पहले ही बताया कि ओडिमा में ये क्या है आपकी, ओडिमा में जो शरीर है उस शरीर में पानी बनने लगता है और पानी बनने के कारण जो है पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। तो इससे तो ये होगा नहीं। थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि ये विटामिन आयोडीन की कमी से होने वाली डिफियंसी है। थायराइड जो है आयोडीन की कमी से जो होने वाली डिफियंसी है, इसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। बट होठों के मध्य भाग में घाव हो जाते हैं तो यह और उसमें पस बनने लगता है, ये एंगुलर स्टेमेटाइटिस की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी में जो है एंगुलर स्टेमेटाइटिस में जो आपके होठ के मध्य भाग होता है उस मध्य भाग में आपके घाव देखने के लिए मिलता है और ये अगर लंबे समय तक ये घाव बना रहता है तो उससे पस भी आने लगता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किन रोगों में गालों पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं तथा धीरे धीरे उन स्थानों पर घाव बन जाते हैं? इसमें से कौन सा रोग है जिसमें गालों पर कैसे लाल धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे उन धब्बों पर आपके घाव बनने लगते हैं? ए ऑप्शन फाइनोडर्मा है, बी ऑप्शन एंगुलर डर्मेटाइटिस है, सी ऑप्शन चिलोसिस है और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? एंगुलर डर्मेटाइटिस में इस प्रकार के लक्षण आपको दिखने के लिए मिलते हैं। फाइनोडर्मा है, इससे त्वचा जो होती है वो खुरदुरी हो जाती है, जैसे कछुए की समान त्वचा इसमें हो जाती है। चिलोसिस अभी हमने आपको बताया कि होठ के साइड साइड से जो है वो फटने लगता है। एंगुलर डर्मेटाइटिस में गालों पर धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में वो घाव बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से ग्लोसाइटिस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? इसमें से ग्लोसाइटिस ये सारी डिफिशियंसी किससे हो रही है, सारे रोग किससे हो रहे हैं? विटामिन B2 की कमी से या राइबोफ्लेविन की कमी से ये रोग होता है। तो इसमें कौन से निम्न में से ग्लोसाइटिस रोग के लक्षण की बात हो रही है, इसमें कौन क्या क्या देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन जीभ में सूजन, बी ऑप्शन अब जीभ का रंग लाल होना, सी ऑप्शन छोटे छोटे दाने पड़ना और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो आपका ग्लोसाइटिस रोग में जो है वो जीभ में छोटे पहले तो जीभ में पहले सूजन आ जाएगी और सीजन होने के बाद फिर उसके बाद जीभ का रंग जो है वो लाल पड़ जाता है और उसके बाद फिर जो जीभ में छोटे छोटे आपके दाने दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय तक जो ये पड़े रहने के कारण इसमें घाव भी बनने लगता है। जब घाव बन जाएगा तो उससे पस जो है वो या कैंसर जैसी घातक बीमारी देखने के लिए जो माउथ कैंसर है इस प्रकार के लक्षण आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। इसका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस रोग में लाफ लाइन या स्माइल लाइन में घाव हो जाते हैं? तो हमारी जो लाफ लाइन होती है या जो स्माइल लाइन होती है उसमें से किस रोग में आपको घाव हो जाते हैं? एंगुलर डर्मेटाइटिस है, ग्लोसाइटिस है, नेबुला बाइल सेनोरोइक है या इनमेनेसोला बाइल सेनोरोइक है या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी लाफ लाइन प्रभावित होती है इसमें घाव बनने लगते हैं वह आपकी किस बीमारी से होता है? तो नेसोला बाइल सेनोरोइक जो बीमारी है इसमें जो आपके लाइफ लाइन हमारी इसमें घाव बनने लगते हैं। जिसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगुलर डर्मेटाइटिस के बारे में भी हमने आपको बताया है, ग्लोसाइटिस के बारे में भी इसके पहले क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। ये सारी डिफिशियंसी आपकी राइबोफ्लेविन की कमी से ही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कार्नियल वेस्कुलाइजेशन बीमारी में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सी बीमारी आपकी? तो कार्नियल वेस्कुलाइजेशन बीमारी में इसमें से कौन सा अंग जो है वो आपको प्रभावित होता है? ए ऑप्शन आपका आंख है, बी ऑप्शन आपका कान है, सी ऑप्शन आपका नाक है और डी ऑप्शन आपका मुंह है। तो कार्नियल वेस्कुलाइजेशन बीमारी में जो है हमारी कार्निया ही प्रभावित होती है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो
आंख की कार्निया होती है, इसी कार्निया को ये क्या करता है, ये बीमारी प्रभावित करती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कार्निया जो है, इसी कार्निया का अगर हमें आंख का हम लोग जो दान करते हैं तो कार्निया का यही जो है कार्निया वाला भाग है, इसी का डोनेशन किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन बी2 का अवशोषण निम्न में से किसमें होता है। विटामिन बी2 जो है इसका अवशोषण निम्न में से किसमें होता है। ए ऑप्शन बड़ी आंत में, बी ऑप्शन छोटी आंत में, सी ऑप्शन गुर्दे में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी2 का जो अवशोषण होता है, क्योंकि हम कोई भी विटामिन खाते हैं या कोई भी पदार्थ खाते हैं तो उसका क्या है, अवशोषण होगा पहले, उसके बाद तब पहले तो उसका छोटे छोटे फॉर्म में वो टूटेगा, और टूटने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है, जो उसमें पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर के द्वारा अवशोषण किया जाता है। उसके बाद फिर वो क्या है, पोषक तत्व फिर नए फॉर्म में जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी आपके पोषक तत्व उन्हें अवशोषित करने के बाद फिर मल द्वार के माध्यम से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो हमारी किस में होती है, तो अवशोषण की प्रक्रिया विटामिन बी2 की छोटी आंत में देखने के लिए मिलती है। किसमें आपकी, तो जो छोटी आंत है इसमें अवशोषण की प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आरडीए 2020 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है। किसके अनुसार, तो आरडीए 2020 के अनुसार एक से तीन वर्ष के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है। 1.1 mg पर डे, 1.3 mg पर डे, 1.6 mg पर डे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आरडीए 2020 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के का जो बालक है, इस 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए जो आपकी मात्रा निर्धारित की गई है वह कितनी मात्रा है, तो वह मात्रा आपकी जो है वो 1.1 mg पर डे, कितनी आपकी 1.1 mg पर डे जो है यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आरडीए 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए विटामिन बी या राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई। बालक की उम्र कितनी है, तो बालक की उम्र जो है वो 16 से 18 वर्ष। कितनी उम्र है इसकी, तो 16 से 18 वर्ष इसकी एज है। इसके लिए इसकी विटामिन बी2 की कितनी मात्रा जो है वो प्रस्तावित की गई है। 2.7 mg पर डे, 2.1 mg पर डे, 3.1 mg पर डे। ठीक है, तो यह जो मात्रा आपकी निर्धारित की गई है कितनी मात्रा है, तो 3.1 mg पर डे। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 2.7 mg पर डे जो मात्रा है वो आपकी 10 से 12 वर्ष का जो बालक है उसके लिए यह मात्रा निर्धारित की गई है। कितने वर्ष का बालक 2.7 मात्रा है, तो 10 से 12 वर्ष का जो बालक है उसके लिए यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। 2.1 mg जो है वो कितने वर्ष के बालक के लिए निर्धारित की गई है, तो 13 से 15 वर्ष के बालक के जो होते हैं उनके लिए आपकी 2.1 mg पर डे मात्रा निर्धारित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आरडीए 2020 के अनुसार 10 से 20 वर्ष की बालिका कितने, तो आरडीए 2020 के अनुसार 10 से 12 है ना, ये 20 नहीं है, 20 वर्ष की बालिका का होगा ही नहीं, 18 वर्ष तक ही है ना। ये क्या है आपका, तो ये 12 वर्ष की बालिका है। ठीक है, कितने, 12 वर्ष की बालिका के लिए राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है। किसके अनुसार, आरडीए 2020 के अनुसार जो 10 से 12 वर्ष की बालिका के लिए राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी प्रस्तावित की गई है, तो ए ऑप्शन 1.9 mg पर डे, बी ऑप्शन 2.2 mg पर डे, सी ऑप्शन 2.3 mg पर डे, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आरडीए 2020 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की बालिका के लिए जो मात्रा निर्धारित की गई है वह मात्रा आपकी कितनी निर्धारित की गई है, तो 1.9 mg पर डे। कितनी मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है, तो 1.9 mg पर डे जो है ये मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
राइबोफ्लेविन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई है? इसके पहले हमने आपको बताया है कि राइबोफ्लेविन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है? ए ऑप्शन आपका अटवाटर, बी ऑप्शन आपका कुहन, सी ऑप्शन आपका वारबर्ग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की खोज जो है वो कुहन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। उसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुहन के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। RDA 2020 के अनुसार सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए विटामिन B1 की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? पुरुष कैसा है? तो पुरुष जो है वो सामान्य क्रियाशील है। कैसा पुरुष है? तो पुरुष जो है वो सामान्य क्रियाशील है और इस सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए जो है वो RDA के अनुसार कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 2.0 mg पर डे, 2.5 mg पर डे, 3.2 mg पर डे। तो सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए जो RDA में मात्रा निर्धारित की गई है वह 2.0 या 2 mg पर डे जो है वो आपकी निर्धारित की गई है। तो कितनी? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इसका सही है कि 2.0 mg पर डे जो है मात्रा किसकी? सामान्य पुरुष की बात हो रही है। सामान्य क्रियाशील पुरुष कैसा है? सामान्य क्रियाशील है और ये जो मात्रा है ये मध्यम क्रियाशील पुरुष की है। 2.5 mg पर डे जो है वो मध्यम क्रियाशील पुरुष की मात्रा निर्धारित की गई है। किस 2.5 mg पर डे जो है वो मध्यम पुरुष की मात्रा निर्धारित की गई है और 3.2 mg पर डे जो है वो आपकी उच्च क्रियाशील मतलब भारी वर्क करने वाले जो पुरुष है उसकी मात्रा यह आपकी 3.2 mg आपकी निर्धारित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। RDA 2020 के अनुसार एक उच्च क्रियाशील महिला के लिए राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है? एक उच्च क्रियाशील कैसी महिला है? तो महिला आपकी उच्च क्रियाशील है। कैसी महिला है? तो उच्च क्रियाशील महिला के लिए जो है वो राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है? 1.9 mg पर डे, 2.4 mg पर डे, 3.1 mg पर डे, उपरोक्त सभी। तो RDA 2020 के अनुसार एक उच्च क्रियाशील महिला के लिए जो आपकी मात्रा निर्धारित की गई है वह 3.1 mg पर डे। कितनी आपकी? 3.1 mg पर डे जो है इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। मतलब इसे राइबोफ्लेविन अपने आहार में प्रतिदिन आपको 3.1 mg जो है वो राइबोफ्लेविन की मात्रा जो है वो अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। और सामान्य क्रियाशील महिला के लिए कितनी मात्रा है? तो 1.9 mg जो है आपकी सामान्य क्रियाशील महिला के लिए मात्रा निर्धारित की गई है। और क्या है? 2.4 mg जो आपकी निर्धारित की गई है मात्रा, ये किस महिला के लिए? तो मध्यम वर्गीय जो महिला है या मध्यम श्रम करने वाली जो महिला है उसके लिए 2.4 mg जो है मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। धात्री माता के लिए धात्री माता है ये माता के लिए 7 से 12 माह लैक्टेटिंग वुमन मतलब महिला जो है अपने शिशु को स्तनपान करवा रही और शिशु की जो उम्र है वो कितने माह में, वो माह कितना है? तो माह जो है वो 7 से 12 माह में। RDA 2020 में विटामिन B1 की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है? 2.9 mg पर डे, 0.4 mg पर डे, 0.6 mg पर डे या इनमें से कोई नहीं। तो धात्री माता के लिए 7 से 12 माह में RDA 2020 में जो विटामिन की मात्रा निर्धारित की गई है वह विटामिन की मात्रा 2.9 mg पर डे। कितनी आपकी? तो 2.9 mg पर डे जो है इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। बात यहाँ पे 0.4 की जाए तो 0.4 जो है वो 0 से 6 माह का जो शिशु होता है उसके लिए यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। तो 0.4 जो है वो क्या है? जो आपका 0 से 6 माह का शिशु होता है उसके लिए मात्रा इसकी प्रस्तावित है। और 0.6 mg पर डे ये किसके लिए? जो 6 से 12 माह का शिशु होता है उसके लिए RDA जो है में यह मात्रा निर्धारित की गई है। तो जो है 0 से
6 से 12 वर्ष का जो शिशु होगा वो उसकी मात्रा आपकी 0 से 6 mg पर डे निर्धारित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सूखा खमीर में राइबोफ्लेविन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? किसमें? तो जो सूखा खमीर होता है, इस सूखे खमीर में राइबोफ्लेविन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका 3.5 से 4.5 mg पर डे, बी ऑप्शन आपका 1.6 से 2 mg पर डे, सी ऑप्शन आपका 1.3 से 1.4 mg पर डे और डी ऑप्शन आपका 0.2 से 0.3 mg पर डे। तो सूखा खमीर में राइबोफ्लेविन की जो मात्रा उपस्थित होती है वो कितनी होती है? तो वह 3.5 से 4.5 mg पर डे जो इसकी मात्रा निर्धारित की गई है, मतलब इसमें पाई जाती है, इसकी मात्रा इसमें उपस्थित होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी मात्रा आपकी जो है 3.5 से 4.5 mg पर डे इसकी मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। 1.6 से 2 mg पर डे मात्रा जो निर्धारित की गई है किसके लिए? तो 1.6 से जो मात्रा निर्धारित की गई है ये आपकी अंडे का जो पाउडर होता है उसमें ये आपकी राइबोफ्लेविन की मात्रा उपस्थित होती है। कितने में? 1.6 से 2 mg जो है वो अंडे का पाउडर में यह राइबोफ्लेविन की मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट है आपका 1.3 से 1.4 mg पर डे। यह मात्रा किस में प्रेजेंट होती है? तो जो आपका दूध पाउडर होता है, संपूर्ण दूध पाउडर में यह मात्रा देखने के लिए मिलती है। तो संपूर्ण दूध पाउडर में कितनी मात्रा राइबोफ्लेविन की उपस्थित होती है? तो 1.3 से 1.4 mg पर डे जो है इसकी मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट आपका है कि 0.2 से 0.3 mg पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा किसमें उपस्थित होती है? तो यह जो मात्रा आपकी मांस हो गई, मछली हो गई, इसमें इसकी मात्रा जो है वो उपस्थित होती है। राइबोफ्लेविन की मात्रा जो है वो कम मांस और मछली में सबसे कम मात्रा इसकी उपस्थित होती है। ठीक है, इसलिए इसका पॉइंट देखिए, यहाँ पे मात्रा ही आप देख लीजिएगा, मेजरमेंट जो है वही आपका कम है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस विटामिन में फ्लेविन नामक पदार्थ तथा राइबोज नामक शर्करा उपस्थित होती है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें आपका फ्लेविन नामक पदार्थ तथा राइबोज नामक शर्करा जो है वो उपस्थित होती है? ए ऑप्शन आपका विटामिन B1 है, बी ऑप्शन आपका विटामिन B2 है, सी ऑप्शन आपका विटामिन B3 है और डी ऑप्शन आपका विटामिन B5 है। तो जो विटामिन B2 है, इस विटामिन B2 में आपकी फ्लेविन तथा राइबोज नामक शर्करा जो है उपस्थित इसमें होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? तो बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। इसमें फ्लेविन नामक पदार्थ और कौन सी शर्करा? तो राइबोज जो शर्करा होती है यह उपस्थित होती है और इसी शर्करा की उपस्थिति के कारण इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन भी रखा गया है। तो ये रहा हमारा आज का जो पूरा का पूरा कंप्लीट विटामिन B2। आज मतलब इसमें हमने आरडीओ को भी सम्मिलित किया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो है आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।